नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। तो चलिए बिना देर के बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद लगभग 20 वर्षों के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। यह युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चलता है, जो एक विनाशकारी विश्व स्तरीय युद्ध था। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है ना, उसके बाद जो है अगले 20 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो अगर पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से कब मानी जाती है, तो 1939 से 1945 के बीच मानी जाती है। और ये जो है दूसरा विनाशकारी विश्व स्तरीय युद्ध था। इस युद्ध में जो है दो प्रमुख गुट शामिल था, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया। एक गुट था धुरी शक्तियां और एक गुट था मित्र राष्ट्र। यानी कि जो धुरी शक्तियां था, एक्सेस पावर था, उसमें जो है जर्मनी, इटली और जापान शामिल था। जबकि जो मित्र राष्ट्र था, एलाइड पावर था, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक जो है चीन भी शामिल था। इस प्रकार से यह जो है इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था, जो लगभग 6 साल तक चला था। समझ रहे हो ना। और ये दूसरा विनाशकारी युद्ध था जो विश्व स्तर पर लड़ा गया था। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव या परिणाम। आपको अगर पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या प्रभाव हुए या क्या परिणाम हुए, तो आप इसके आंसर को लिख के आ सकते हो। द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रभाव हुए जो हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है भारी जालमाल की क्षति। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो है भारी जालमाल की क्षति होती है। यानी कि यह जो युद्ध था इतिहास के सबसे भयानक युद्ध में से एक था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नुकसान होती है। करीब 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग जो आम नागरिक थे, सिविलियन थे। समझ रहे हो ना, जिनकी कोई कसूर नहीं थी। पूरे शहर में जो है बमों से तबाह कर दिया गया। इतना ही नहीं, यूरोप और जो एशिया थे उनके कुछ इलाके मलबे में तब्दील हो गए। यानी कि जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ परमाणु हमले कर रहे थे, तो ऐसे स्थिति में जो है जो बड़े बड़े शहर थे वो पूरा मलबे में तब्दील हो गए। जो बड़े बड़े शहर थे पूरे जो है मलबे में तब्दील हो गए। समझ रहे हो ना, इतना भयानक युद्ध था। लाखों लोग बेघर हो गए, क्योंकि जब घर जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो लाखों लोग बेघर होना ये लाजमी ही है। और उनके जो है पास खाने के लिए कुछ सामान भी नहीं बचा, और भूख के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से जितने भी लोग होते हैं, कुछ लोग भूख के कारण मर जाते हैं, कुछ लोग बीमारी के कारण मर जाते हैं, कुछ लोग परमाणु हमले के कारण मर जाते हैं। और इस प्रकार से माना जाता है कि लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, इस तरह से विश्व युद्ध में जो है भारी तबाही मचाई गई। खास तौर पर जो रूस था ना, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उसमें जो है लगभग 70 लाख लोग मारे गए थे, और करीब जो है 28 खरब जो है डॉलर यहाँ की संपत्ति नुकसान हुई थी। और जो रूस था वहाँ पर 70 लाख लोग मारे गए थे, जिसके कारण रूस में अभी जो है आबादी बहुत कम है, और वहाँ पर खासतौर पर युवाओं की आबादी कम है। इसलिए वहाँ की जो सरकार है ना, वहाँ पर जितने बच्चे पैदा किए जाते हैं उनको जो है कुछ इनाम भी दिया जाता है, उनको जो कुछ फंड दिया जाता है कि अधिक से अधिक बच्चा को वहाँ पर पैदा किया जाए, क्योंकि वहाँ पर युवा कम है। और ऐसे में जो है सैनिक में भर्ती कौन होगा अगर युवा नहीं होगी, देश की सुरक्षा कौन करेगा। तो युवा का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। यानी यूरोपीय प्रभुत्व का किस प्रकार से अंत हो जाता है। युद्ध ने जो है यूरोपीय शक्तियों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो औपनिवेशिक साम्राज्य था वो शक्तिहीन हो गया, जिसके कारण जिन राष्ट्रों को उन्होंने उपनिवेश बनाया था वहाँ उपनिवेशवाद का अंत हो गया। यानी कि जो फ्रांस था, जो ब्रिटेन था, पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपना उपनिवेश बना के रखा था। उपनिवेश का मतलब होता है अन्य राष्ट्रों को अपना गुलाम बना के रखा था। जिस प्रकार से भारत को ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा था ना, उसी प्रकार से केवल भारत को नहीं बनाया था, बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों को अपना गुलाम बना के रखा था। कौन? फ्रांस और ब्रिटेन। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ऐसे स्थिति में जो फ्रांस था, जो ब्रिटेन था, इसकी शक्ति जो है कमजोर पड़ गई। जो शक्ति कमजोर पड़ गई तो जो गुलाम राष्ट्र था उन्होंने जो है खुद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जैसे भारत ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एशिया और अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हुए, जिससे नए लोकतांत्रिक राष्ट्रों का उदय हुआ। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ ये माना जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इससे जो उपनिवेशवाद राष्ट्र था, जो गुलाम राष्ट्र था, उनको जो है आज़ादी मिलती है, उनको स्वतंत्रता मिलती है। जो अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे राष्ट्रों पर कब्जा कर रखा था ना, ब्रिटेन फ्रांस जैसे राष्ट्र,
उन सभी को छुटकारा मिल जाता है और वह जो है लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना करता है। तीसरा पॉइंट बनाना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई विनाशकारी युद्ध ना हो, इसको रोकने के लिए जो है विश्व स्तर पर एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है यूएन। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका नाम रखा जाता है और इसकी स्थापना कब होती है तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसके स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या होता है? इसके स्थापना के पीछे उद्देश्य होता है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इस प्रकार से कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मानवता का पूरी तरह से बर्बादी हुई थी, मानवता का यहाँ पर अंत हुआ था और अगर ऐसा चलता रहा तो मानवता का पूरी तरह से अंत ही हो जाएगा। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई विनाशकारी युद्ध ना हो, इसको रोकने के लिए जो है यूएन की गठन की गई थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति के लिए एक मंच प्रदान किया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित करने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के पीछे उद्देश्य था कि अगर दो राष्ट्रों के बीच कभी कोई विवाद होना तो उनको बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सके, डायरेक्ट युद्ध ना हो, ताकि विश्व स्तर पर जो है कोई ऐसा विनाशकारी युद्ध ना हो जिससे मानवता का ही पूरी तरह से अंत कर दे। चौथा पॉइंट बनाना है शीत युद्ध की शुरुआत, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां उभर कर आती है, क्योंकि यही दो महाशक्तियां बचता है जो पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली होता है। इन दोनों के बीच अब जो है विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, तो जो अमेरिका था और जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर, दोनों एक साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन अब जो है क्योंकि यही दो लोग जो है सबसे शक्तिशाली बच गया था, तो इन दोनों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, इन दोनों के बीच विचारों की लड़ाई शुरू हो गई। विचारों का मतलब है कि सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा को बेहतर मानता था, यानी कि साम्यवादी मॉडल को बेहतर मानता था। और जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को बेहतर मानता था। और इस प्रकार से दोनों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई को जो है कोल्ड वार कहा जाता है, यानी शीत युद्ध कहा जाता है। और ये बहुत लंबे तक इसका संघर्ष चलता है। इतना ही नहीं, इनके बीच हथियारों की होड़ अधिकतर राष्ट्रों को अपने गुटों में शामिल करने को लेकर एक लंबा शीत युद्ध यानी कोल्ड वार लड़ता है, यानी कि इन दोनों के बीच फिर से जो है हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अधिक हथियार बनाते हैं ताकि जो है उस राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, उस राष्ट्रों पर जो है अपना दबदबा बनाए रखा जा सके। अमेरिका अधिक हथियार बनाता था, सैन्य शक्ति बढ़ाता था ताकि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ पर जो है नियंत्रण बनाए रखा जा सके। सोवियत संघ जो है अधिक अपनी शक्ति को बढ़ाता था ताकि जो है अमेरिका पर दबदबा बना सके। इस प्रकार से दोनों के बीच विचारों की लड़ाई शुरू हो जाती है और यह युद्ध जो है अगले 40 वर्षों तक विश्व के राजनीति को प्रभावित करता है। कौन? जो कोल्ड वार होता है। पांचवा है परमाणु युग का उदय, यानी परमाणु युग का कैसे शुरुआत होती है। अमेरिका द्वारा जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया जाता है, परमाणु बम गिराया जाता है, तो ऐसे स्थिति में परमाणु हमले शुरू हो जाते हैं, यानी कि परमाणु युग की शुरुआत हो जाती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जापान के दो शहरों पर जो है परमाणु हमला कर देता है, एक नागासाकी पर और एक हिरोशिमा पर। और इस हमले ने जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इतना ही नहीं, जो जापान था ना, आज अगर देखोगे तो वहाँ पर उन शहरों में आज भी लोग लंगड़े लूल्हे जो है पैदा हो रहे हैं, फिजिकली चैलेंज लोग पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु हमला का बोझ जो है बहुत दिन तक प्रभाव रहता है। इससे जो है भविष्य के युद्धों के विनाशकारी स्वरूप के बारे में नई चिंता पैदा हुई। अब जो है भविष्य में लोगों को यह चिंता पैदा होने लगी कि अगर हम शक्तिशाली राष्ट्र नहीं रहेंगे, अगर हमारे पास परमाणु हथियार नहीं रहेगा, तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र हम पर कब्जा कर सकता है, हम पर अपना दबदबा बना सकता है। इसीलिए जो है अब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपनी शक्ति को अधिक बढ़ाने के लिए परमाणु परीक्षण करने लगे, जिनमें से भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, जिन्होंने अपना जो है परमाणु परीक्षण किया। इस तरह से परमाणु हथियार की होड़ जो है आज भी बनी हुई है, जो मानव विनाश के लिए खतरा बन सकती है। और छठा और अंतिम पॉइंट आपको बनाना है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन आखिर क्या हुआ? युद्ध में शामिल देशों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि जितने भी लोग युद्ध में शामिल थे सभी लोगों की जो है आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके कारण उनको आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुई। अमेरिका जिसकी भूमि पर युद्ध लड़ा ही नहीं गया था,
आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होकर उभरा। यानी अमेरिका जो था वैसे ही युद्ध में कूद गया था, समझ रहे हो ना। उनको बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्य राष्ट्रों को अपना हथियार बेचा, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा अमीर होता चला गया। और आगे चलकर जो है अमेरिका सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, सबसे महान बनकर उभरा, समझ रहे हो ना। युद्ध के बाद जो है वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली को बेहतर करने के लिए कई संगठन बनाया गया। अब जो है विश्व स्तर पर व्यापार को बढ़ाने के लिए, वित्तीय सहायता करने के लिए बहुत सारे संगठन का निर्माण किया गया, स्थापित किया गया। जैसे कि आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब है IMF। ये एक संगठन है, जब आपको जो है लोन चाहिए हो किसी भी देश को, तो वह IMF से वह लोन ले सकता है। इसके अलावा एक विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, जहाँ से जो है आप लोन ले सकते हो। अगर आपकी रेपुटेशन सही है, आपके राष्ट्र की रेपुटेशन सही है, तो आप यहाँ से जो आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हो। कहाँ से? वर्ल्ड बैंक और IMF से। तो इन सभी संस्थाओं की स्थापना हुई ताकि विश्व भर में जो आर्थिक संकट है, इन समस्याओं को दूर किया जा सके। अंत में निष्कर्ष लिखना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का एक विनाशकारी युद्ध था, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से सभी राष्ट्रों को प्रभावित किया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। हमने आपको कुछ VVI क्वेश्चंस बताए थे और ये कहा था कि ये सारे क्वेश्चंस आने की 100% संभावना है, तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, सभी प्रश्न करके ही जाना है। कम से कम एक बार सुन भी लोगे ना, तो आसानी से एग्जाम में लिख दोगे। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन जो है पहले से करवा रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके सारा वीडियो देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आज हमने करवा दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या प्रभाव हुए। अब कल देखने वाले हैं 1917 की रूसी क्रांति, फिर हम लोग हिटलर वाला देख लेंगे कि हिटलर का उत्थान कैसे हुआ, मुसोलिनी वाला देख लेंगे। और ये जो आपका है 8वां, ये क्वेश्चन पहले से करवा रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।